नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। हॉस्पिटल में आदित्य की मां निर्मला को देखकर एक पल के लिए नेहा घबरा गई थी, लेकिन फाइनली उनके सामने नेहा ने वो कह दिया था जो अपने दिल में वो न जाने कब से दबाए हुए थी। उसने खुल के ये बात जाहिर कर दी थी कि वो आदित्य और एक दूसरे से प्यार करते थे। आदित्य ने भी प्रेगनेंसी की न्यूज बताने के बाद नेहा का हाथ अपनी मां के सामने पकड़कर ये साबित कर दिया था कि नेहा से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए और कुछ भी नहीं था। निर्मला के बाद जैसे ही ये खबर समीरा को पता चली तो उसने नेहा की रिपोर्ट के चीथड़े उड़ा दिए थे। दैट गर्ल, दैट ब्लडी, समीरा बड़बड़ाते हुए अपने कमरे का एक सामान फेंकने लग गई थी। ये खबर सुनते ही उसका गुस्सा ऐसे फट के बाहर निकल रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी। नेहा के लिए उसके मुंह से बस अब शब्द ही निकल रहे थे। उसे पता भी नहीं था कि वो क्या क्या बोले जा रही थी। उसे जोर से चिल्लाते हुए देखकर उसके असिस्टेंट के पसीने छूट गए थे। वो आदित्य के साथ प्रेग्नेंट, ऐसा कैसे हो गया? और अब समीरा चिल्लाकर बोली। उसका असिस्टेंट समझ ही नहीं पा रहा था कि समीरा को कैसे संभालना है। उसे तो जैसे ही ये खबर पता चली उसने तुरंत ही ये बात समीरा को बताई, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो ऐसे रिएक्ट करेगी। रोते बिलखते हुए वो सिर्फ चिल्लाई जा रही थी। बहुत देर तक लगातार चिल्लाने के बाद वो थक गई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में उसका गुस्सा, उसकी जलन, सब कुछ बह रही थी। कुछ देर इसी हालत में बैठने के बाद उसने खुद से कहना शुरू किया, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। वो प्रेग्नेंट हुई भी तो क्या, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक मैं हूं ना मैं तुम्हें आदित्य की लाइफ में रहने दूंगी और ना ही उस बच्चे को। तुम्हें क्या लगता है कि प्रेग्नेंट होकर तुम आदित्य को मुझसे छीन लोगी? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। नेहा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। पहले सिर्फ तुम्हें रास्ते से हटाना था, अब तुम्हारे बच्चे को भी हटा दूंगी। अपने गुस्से में वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो जो जान अभी पैदा भी नहीं हुई है उसे खत्म करने की अब बात कर रही थी। नेहा से नफरत के ख्यालों में उसने अपनी मुट्ठी ऐसे बंद कर ली थी जिसकी वजह से उसके नाखूनों का निशान उसके हाथों पर पड़ गया था। उसके असिस्टेंट को लगने लगा था कि उसकी बॉस शायद कुछ ऐसा सोच रही थी जो बहुत ही खतरनाक था। अब यहाँ नेहा और आदित्य घर तो लौट आए थे, लेकिन आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से नेहा बहुत ही ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। जब भी वो अकेले बैठती आदित्य बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लेता। वो उसके बिना कुछ कहे समझ रहा था कि उसके दिमाग और दिल में किस बात को लेकर हलचल मची हुई थी। उसका इतना बर कहने से नेहा को ऐसे लगता था जैसे आदित्य ने उसे दुनिया की हर बुरी नजर से बचा लिया हो, हर उस बात, हर उस विचार से बचा लिया हो जो उसके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। आज आदित्य नेहा को सीधे अपने रूम में लेकर गया था जो उन दोनों ने मिलकर अपने हाथों से सजाया था। आदित्य यहाँ? नेहा ने अचानक पूछा। उस दिन बड़ी एक्साइटमेंट में उसने कमरा तो सजा दिया था, लेकिन अभी तक वो यहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी। हाँ, यहाँ आंटी ने बताया है कि ऐसी हालत में तुम्हें ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जो तुम्हें पसंद हो, और ये कमरा तो तुमने खुद सजाया है अपने हाथों से। आई एम श्योर ये डेकोरेशन तुम्हारी फेवरेट है, इसलिए अब से तुम्हें यहीं रहना है और इस बात में मैं किसी भी तरह की बहस नहीं चाहता हूँ। दिस इज फाइनल, आदित्य ने जिद में कहा। नेहा के पास अब हाँ कहने के अलावा और कोई जवाब नहीं था। वो तो खुद यहाँ रहना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर के डर ने उसे रोक रखा था। लेकिन किस्मत उसे इतनी जल्दी इस कमरे में हमेशा के लिए ले आएगी ये उसे भी नहीं पता था। आदित्य उससे थोड़ी देर बात करने के बाद उसी कमरे के सोफे पर अपना काम लेकर बैठ गया। आजकल वो नेहा को छोड़कर अपने स्टडी रूम में नहीं बैठता। जो भी काम होता उसे नेहा के सामने कमरे में ही बैठकर करता था। जैसे ही वो लैपटॉप में बिजी हो गया, नेहा का ध्यान कमरे के डेकोरेशन पर गया। उसने अपने हाथ से लगाए एक एक सामान को वो इतनी खुश होकर देख रही थी जैसे कोई छोटा बच्चा अपना खिलौना देखकर खुश होता है। उसके लिए इस बात पर विश्वास कर पाना अभी भी मुश्किल था कि वो और आदित्य एक ही कमरे में रहने वाले थे। आंटी ने सही कहा था, जब आप ऐसी जगह पर रहते हैं जो आपको पसंद हो, जिससे आपको खुशी मिलती हो, तो उसका असर बच्चे पर भी जरूर पड़ता है। एंड दैट हैप्पीनेस आई कैन फील। नेहा मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रही थी।
आदित्य लैपटॉप पर काम करते वक्त भी बीच बीच में नेहा की ओर देख ले रहा था और जब उसने उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा तो उसे ऐसा लगा शायद इससे खूबसूरत तो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता था। उस स्माइल ने आदित्य की नजरों को नेहा के चेहरे पर ऐसे रोक लिया था कि नेहा ने उसे देख लिया। वट आर यू लुकिंग एट? काम में मन नहीं लग रहा है क्या? मेरे चेहरे में ऐसा क्या है? नेहा ने तुरंत अपनी हंसी को रोकते हुए पूछा। वो नहीं दिखाना चाहती थी कि वो इस कमरे में आकर वो कितना खुश थी। इस सवाल को सुनकर आदित्य बस हंस दिया। उसने बिना बोले ही नेहा समझ गई थी कि उसके दिमाग में अब क्या चल रहा था। बड़ी देर तक दोनों एक दूसरे को यूं ही बिना कुछ बोले देखते रहे। शायद प्यार की इससे सुंदर और कोई भाषा हो ही नहीं सकती थी। डिनर के बाद जब नेहा आदित्य के बेड पर आई तो उसकी बाहों में लेटते वक्त उसे निर्मला का ख्याल आया। आंटी क्या सोच रही होगी, कैसे लगा होगा उन्हें ये जानकर। वो तो कभी नहीं चाहती थी कि मैं और आदित्य साथ रहें। उन्होंने तो मुझे यहाँ से भेजने के लिए सारे रास्ते अपना लिए थे और अब वापिस आने के बाद ये खबर सुनना उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। कहीं वो मेरी वजह से आदित्य के बच्चे को ठुकरा नहीं देंगे। नहीं नहीं, आखिर आदित्य उनका बेटा है, वो ऐसा नहीं कर सकते। नेहा के मन में ऐसे तमाम ख्याल आ रहे थे जो उसे सोने ही नहीं दे रहे थे। काफी देर हो चुकी थी। वो आदित्य से भी इस बारे में बात नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे लगा कि वो सो गया था। वो खुद भी करवटें बदलकर बस सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में चल रहा था भूचाल जो उसे सोने ही नहीं दे रहा था। आखिरकार कच्ची नींद में उसके मुंह से निकल ही गया, अगर फैमिली ने हमारे रिश्ते और इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया तो। उसे लगा कि शायद वो ऐसे ही नींद में बड़बड़ा रही है और कोई उसकी आवाज नहीं सुनेगा, लेकिन तभी अचानक उसके कानों में आदित्य की आवाज आई। डोंट वरी, ये मेरा पर्सनल मैटर है और मेरी चॉइस है। मुझे इसके लिए किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ये आवाज सुनते ही नेहा ने एकदम से अपनी आंखें खोल ली। उसे ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आदित्य अभी तक नहीं सोया था। उसे पता भी नहीं चला, लेकिन नेहा के करवटें बदलने से आदित्य को पता चल गया था कि उसके मन में कुछ तो चल रहा है और उसके सेटल होकर सोने के इंतजार में वो भी अभी तक जगा हुआ था। आदित्य तुम? नेहा उससे पूछने वाली थी कि आदित्य ने अचानक अपना सिर घुमाकर उसके होठों पर किस कर दिया। हाँ, जाग रहा हूँ। तुम्हें इस मामले में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू पी हूँ एंड दिस चाइल्ड इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। और मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटता। तुम लोग मेरी फैमिली हो और फैमिली के लिए किसी से अप्रूवल नहीं मांगना होता है। आदित्य ने उसे अब भरोसा दिलाते हुए कहा। उसकी बातों ने नेहा के अंदर चल रही हलचल को एकदम से ही शांत कर दिया था। उसकी आंखों में भरोसा देखकर नेहा को जो सुकून मिलता था वो जलती गर्मी में बर्फ की ठंडक के जैसा था। आदित्य की थपकियों से नेहा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वो भी सो गई। अगले दिन नेहा की आंख रोज से जल्दी खुल गई। कुछ देर आदित्य के चेहरे को देखने के बाद उसे लगा कि आज उसे ऑफिस जाना चाहिए। बिना उसे डिस्टर्ब किए वो धीरे से बेड से उठ गई और फ्रेश होकर नीचे चली गई। नेहा के कमरे से बाहर निकलते ही आदित्य भी उठ गया। नेहा कल रात की बात पर ज्यादा नहीं सोच रही थी, लेकिन आदित्य का दिमाग शांत नहीं था। उसने अपना फोन उठाया और अपनी मॉम निर्मला को फोन लगा दिया। यहाँ नेहा को रोज से जल्दी नीचे देखकर मरियम ने पूछा, अरे आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? नींद नहीं आई क्या ठीक से? बहुत अच्छे से सोई मां आंटी, बस मैं ये सोच रही थी कि आज ऑफिस चली जाऊं, बहुत दिन हो गए हैं, नेहा ने कहा। पर क्यों? मरियम अपनी बात पूरी करती कि उससे पहले ही आदित्य वहां आ गया और उसने चौंकते हुए पूछा, क्या ऑफिस पर क्यों? अचानक उसे वहां पर देखकर नेहा एक पल के लिए डर गई थी। वो जानती थी कि आदित्य उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। आदित्य बहुत दिन की छुट्टी हो गई है, कुछ इम्पोर्टेंट काम बहुत दिनों से पेंडिंग है। आई रियली नीड टू फिनिश दोज थिंग, नेहा ने समझाया। नहीं, तुम्हें पता है ना कि अभी तुम ठीक नहीं हो। डॉक्टर ने कल ही तुम्हें रूटीन सुधारने के लिए कहा है। तुमने अभी भी खाना ठीक से शुरू नहीं किया और अपना चेहरा देखो, यू आर स्टिल वीक, इसलिए कहीं नहीं जाना है तुम्हें, सिर्फ रेस्ट करो। आदित्य ने इतने सारे कारण बता दिए थे ना जाने के नेहा भी अब कुछ देर के लिए कंफ्यूज हो गई।
मरियम ये देखकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि आदित्य किस तरह से नेहा के साथ जिद कर रहा था। जो आदमी अपनी बात मनवाने के लिए सिर्फ एक ऑर्डर दिया करता था, आज उसे प्यार में नेहा को मनाना भी पड़ रहा था। आदित्य प्लीज समझो, मुझे बहुत लंबा वक्त हो गया है, इन काम को और डिले नहीं कर सकती। ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेरा होना जरूरी है। नेहा ने समझाया। वो आदित्य के जैसे बहुत सारे रीजंस तो नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसे पता था कि आदित्य काम की सीरियसनेस को जरूर समझेगा। उसके बहुत समझाने के बाद आखिरकार आदित्य ने हाँ कह दिया। ठीक है, पर तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अपने आप को ज्यादा स्ट्रेन नहीं दोगी, स्ट्रेस नहीं लोगी और जल्दी से ये सब कुछ निपटा कर वापिस आओगी, आदित्य ने कहा। हाँ बाबा ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी, नेहा ने हंसते हुए कहा। तभी अचानक से सीढ़ियों की तरफ से एक आवाज आई। बड़ी नेहा ने देखा तो पीहू दौड़ते हुए उसके पास आ रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अरे अरे संभल कर पीहू, क्या हो गया? नेहा ने घबराते हुए पूछा। आदित्य भी एक पल तो टेंशन में आ गया था, क्योंकि आमतौर पर पीहू ऐसे परेशान नहीं होती थी। पीहू आराम से आओ, दौड़ो मत, सीढ़ियां हैं, नेहा उससे कह रही थी, लेकिन पीहू के कदम धीमे नहीं हो रहे थे। उसने दौड़कर आते हुए नेहा को पेट से पकड़ लिया और गहरी सांस लेने लगी। नेहा और आदित्य ऐसे देखकर बहुत ही डर गए थे। मरियम तुरंत उसके पास गई और उसकी पीठ सहलाने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या। पीहू बच्चा, क्या हुआ, बोलो ना, नेहा ने फिक्र में पूछा। मैंने सपना देखा, बहुत ही गंदा, पीहू ने रोते रोते कहा। सपना? कैसा सपना? नेहा ने अपने घुटनों पर बैठकर पीहू का सिर सहलाते हुए पूछा। मैंने देखा कि घर में एक छोटा सा बेबी है, लेकिन मैं कहीं हूँ ही नहीं। मैं आपके पास आना चाहती थी, लेकिन आ नहीं पा रही। उस बेबी को खिलाना चाह रही थी, लेकिन खिला नहीं पा रही। मैं आपको बुला रही हूँ, लेकिन आप दोनों सुन ही नहीं रहे। मरियम दादी भी मेरी आवाज नहीं सुन रही। बस सब उसे ही खिला रहे थे, पीहू ने बताया। बड़ी, क्या छोटे बेबी के आने से ऐसा हो जाएगा? उसने अपने होठ बाहर निकाल कर सैड फेस के साथ पूछा। नेहा ने अब अपनी घबराई हुई बच्ची की पीठ सहलाई और अब उससे कहा, अरे मेरे बेटा, पीहू ने इतना सब कुछ देख लिया, वो भी एक सपने में। पीहू ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ कहा। उसका उदास चेहरा देखकर अब आदित्य का भी दिल बैठ गया था। ऐसा कभी हो सकता है कि आप बुलाएं और आपकी बड़ी ना सुने, आपके डैडी ना सुने, और तो और आपकी फेवरेट मरियम दादी ना सुने? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है क्या, बताओ जरा आप लोग? नेहा ने आदित्य और मरियम दोनों की ही तरफ अब देखते हुए कहा। एक बच्ची को बच्चों की तरह समझाना जरूरी था और वही नेहा कर रही थी। मरियम और आदित्य ने उसकी बात पर ना में सिर हिलाकर पीहू को विश्वास दिलाया कि ये होना इम्पॉसिबल है। लो देखो, जो बात पॉसिबल ही नहीं है उसकी चिंता क्या करनी है। और आप अगर नहीं रहोगे तो बेबी का ध्यान कौन रखेगा? आपको तो बेबी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है ना, नेहा ने उसे समझाया। और जहां आप नहीं है वहां बड़ी हो सकती है क्या? नेहा ने पूछा। इस बात पर पीहू ने धीरे से सिर हिलाकर ना कह दिया। तो फिर ये आपने सोच भी कैसे लिया? आपको पता होना चाहिए कि बड़ी आपसे कभी दूर हो ही नहीं सकती, नेहा ने कहा। जिसके तुरंत बाद अब आदित्य ने कहा, और डैडी भी, और आपकी दादी भी, अब मरियम ने कहा। सबको अपने साथ देखकर पीहू के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आई। तो बेबी के आने के बाद भी आप मुझे प्यार करोगे ना, अब पीहू ने पूछा। अरे ऑब्वियसली, आपको हमेशा उतना ही प्यार करेंगे जितना करते हैं, नेहा और आदित्य दोनों ने एक साथ उसे गले लगाते हुए कहा। अपने मोम डैड के बीच में आकर पीहू को सुकून मिल रहा था। उसे फाइनली भरोसा हो गया था कि उसका सपना कभी सच नहीं होगा। ब्रेकफास्ट के बाद मरियम पीहू को लेकर स्कूल निकल गई और आदित्य नेहा को लेकर ऑफिस से थोड़ा पहले पहुंचते ही नेहा ने आदित्य को गाड़ी रोकने के लिए कहा। आदित्य यहीं रोक दो, यहाँ से मैं चली जाऊंगी। लेकिन उसकी बात जैसे आदित्य के कानों पर पड़ी ही नहीं। वो चुपचाप गाड़ी ऑफिस के पास ले जा रहा था। तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? कहा ना यहीं रोक दो, नेहा ने फिर एक बार कहा। लेकिन इस बार भी आदित्य ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। वो समझ गई थी कि आदित्य जानबूझकर उसकी बात को अनदेखा कर रहा था। आदित्य ने ऑफिस के ठीक सामने गाड़ी रोकते हुए नेहा से कहा, क्यों, तुम्हें अब भी इस बात से प्रॉब्लम है कि हमें कोई एक साथ देखे? तुम अभी भी मेरे साथ देखे जाना नहीं चाहती हो क्या? तुम ले ही आए यहाँ, ऐसी बात नहीं है आदित्य, पर तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे साथ अगर लोग देखेंगे तो अननेसेसरी में गॉसिप्स का हिस्सा मैं बन जाऊंगी। और मैं ये नहीं चाहती तुम आदित्य सिंघानिया हो। तुम्हारे साथ कोई भी लड़की देखी जाएगी तो वो सुर्खियों में नजर आएगी, नेहा ने कहा।
वो शीशे के बाहर खड़े लोगों के चेहरे उन्हें दिखा रही थी। देखो कैसे लोग तुम्हारी चमचमाती गाड़ी पर नजरें गड़ाए खड़े हुए हैं। उन्हें लग रहा है इतनी आलीशान गाड़ी से कौन उतरने वाला है, और जब वो मुझे इतनी आलीशान गाड़ी से उतरते हुए देखेंगे तो उनके मन में मेरी एक अलग ही छवि बन जाएगी। उन्हें लगेगा कि मैं बहुत ही रईस इंसान हूँ, नेहा ने कहा। उसके कंसर्न को आदित्य समझ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे हंसी भी आ रही थी। जिन लोगों के बारे में उसने आज तक देखा नहीं था, नेहा उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू से परेशान हो रही थी। क्या तुम हंस रहे हो? तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है क्या? नेहा ने अब चिढ़ते हुए कहा। हाँ, क्यों? तुम मजाक करोगी तो मजाक ही लगेगी ना, नेहा, आदित्य ने कहा। नेहा को ये सुनकर अब और भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि आदित्य की बातों के आगे उसका जीतना मुश्किल था। वो उसे चिढ़ा चिढ़ा कर रुला दे, इतना मजाक कर सकता था। मुझे उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हें ड्रॉप करने ऑफिस के बाहर आऊं या जाऊं या उनके अंदर, वो मेरी चॉइस होगी, आदित्य ने कहा। पर अगर मैं इस तरह से तुम्हारे साथ बार बार देखी जाऊंगी तो वो तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम होगी, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। तुम्हें पता है सिंघानिया फैमिली मुझे लेकर कैसे रिएक्ट करती है, खास करके निर्मला आंटी। शी डजंट लाइक मी, नेहा ने अब अपने मन की बात कह दी थी। तुम ये सब क्या लेकर बैठ गई? मैंने कहा है ना कि इतनी सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपना और अपने बेबी का ख्याल रखना है। उसके अलावा जो भी चिंता है वो मेरी है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, आदित्य ने बहुत ही लाइटली नेहा को समझाया। आप तो बस अपने काम पर और खुद पर ध्यान दीजिए मिसेस सिंघानिया, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, आदित्य ने कहा और नेहा के होठों पर एक किस कर लिया। नेहा का चेहरा अब टमाटर की तरह लाल हो चुका था। डू यू ट्रस्ट मी, आदित्य ने कहा। अलोट, नेहा ने जवाब दिया। बस इसके बाद न नेहा के मन में कोई उलझन थी और ना ही आदित्य को अब कुछ समझाना था। दोनों ने हंसकर एक दूसरे को देखा, जिसके बाद नेहा ने आदित्य को खुद से दूर करते हुए कहा, अच्छा अब मैं जा रही हूँ, सी यू सून। इतना कहकर नेहा गाड़ी से उतर गई। शर्म से लाल उसका चेहरा और उस पर भीनी सी मुस्कान देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि उसके मन में प्यार के बुलबुले उठ रहे थे। नेहा को अंदर जाते हुए आदित्य तब तक देखता रहा, तब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाते ही आदित्य ने मिरर में देखा तो उसके ठीक पीछे विशाल की गाड़ी खड़ी थी। विशाल, अच्छा हुआ तुमने देख लिया, यू शुड वॉच अस, आदित्य ने अब मुस्कुराते हुए खुद से कहा और वहां से आगे निकल गया। पीछे वाली कार में बैठा विशाल देख रहा था कि कैसे उसके भाई आदित्य की गाड़ी से वो लड़की उतर रही थी जिसके पीछे उसने इतने दिन बिता दिए थे। नेहा को आदित्य की गाड़ी से उतरता देखकर विशाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने कार के स्टीयरिंग पर अब अपना हाथ मारते हुए गुस्से में खुद से कहा, शेफ भाई की गाड़ी से उतरते वक्त इतनी शर्म, इतना प्यार, और मेरे लिए सिर्फ गुस्सा और नफरत। नॉट फेयर नेहा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये भेदभाव तुमने क्यों किया है। भाई पूरे बिजनेस को संभाल रहे हैं और मैं बस एक छोटी सी कंपनी को। सिर्फ इसी वजह से हर वो चीज भाई की हो जाती है जो मुझे प्यारी हो, वो भी बिना मुझसे पूछे, फिर चाहे वो बिजनेस हो, प्रॉपर्टी हो या लड़की। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार मैं आपको अपना हक छीनने नहीं दूंगा। भाई, नेहा पर पहले मेरी नजर पड़ चुकी है, इसलिए ये खुशी तो मैं आपको नसीब नहीं होने दूंगा। उसने सोच लिया था कि वो धीरे धीरे अपने भाई आदित्य सिंघानिया से सब कुछ छीन लेगा और उसकी शुरुआत वो नेहा से करेगा। अपने ही भाई से उसकी जलन अब इस हद तक बढ़ गई थी कि अब उसने नफरत का रूप ले लिया था। तिलमिलाता हुआ वो अपनी गाड़ी से उतरा और ऑफिस के अंदर आ पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर नेहा पर पड़ी, उसे आदित्य की गाड़ी से उतरने वाला सीन याद आ गया। बिना कुछ कहे वो सीधा अपने कैबिन की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचते ही उसने अब अपना फोन उठाया और रॉबिन को मिला दिया। हेलो रॉबिन, मेरे कैबिन में आओ अभी के अभी। दूसरी तरफ रॉबिन डर के मारे हाँफने लग गया। उसे समझ नहीं आया कि अचानक से विशाल उसे इतने गुस्से में क्यों बुला रहा था। वो सोच में पड़ गया कि उसने फिर से तो कुछ नहीं किया ना, लेकिन ये सारे जवाब उसे विशाल से मिलने पर ही पता चलने वाले थे। कुछ ही देर बाद रॉबिन घबराया हुआ विशाल के कैबिन में पहुंचा और पूछा, सर क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए। रॉबिन को तो इस वक्त एक मौके की तलाश थी। वो चाहता था कि किसी तरह से विशाल के काम आ सके ताकि अपना डिमोशन रुकवाने की रिक्वेस्ट कर सके। दैट वुमैन, बस इतना कहकर विशाल ने उसे इशारा कर दिया था कि उसने रॉबिन को क्यों बुलाया है। जैसे ही रॉबिन को नेहा की बर्बादी का प्लान दिखाई देने लगा, उसकी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। अचानक से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी हंसी छा गई थी। हाँ, मैंने कहा था सर, मैं तो ऑलरेडी उससे बहुत परेशान हूँ, पर आपको उसकी याद कैसे आ गई।
कुछ हुआ है क्या सर? लेकिन बात जो भी है मैं आपको फॉलो करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, रोबिन ने हंसते हुए पूछा। वो भी जानना चाहता था कि आखिर विशाल का मकसद और उसका कारण क्या था। आज कितने दिनों बाद नेहा ऑफिस आई है? विशाल ने पूछा। हाँ सर, नेहा बहुत दिनों की लीव के बाद आज आई है। मैंने सुना है कि उसके कुछ पर्सनल मैटर्स की वजह से वो कहीं बिजी थी। रोबिन ने कच्चा पक्का जो कुछ भी सुना था विशाल को बता दिया। मैंने सोचा था कि मैं उससे प्यार से डील करूंगा तो शायद उसका एटीट्यूड थोड़ा सुधरेगा, शायद वो हमारे कब्जे में आएगी, लेकिन विशाल ने अब गुस्से में कहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने दिनों से वो एक लड़की पर इतना एफर्ट कर रहा था, उसके बाद भी उसकी मुट्ठी में वो नहीं आ रही थी। रोबिन जानता था कि विशाल किस तरह का इंसान था और इसलिए उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अच्छे से समझ रहा था। उसने अब कुछ सोचते हुए कहा, सर मेरे पास एक आइडिया है। रोबिन की ये बात सुनकर विशाल की आंखें अब चमक उठी। उसे लगा कि उसका रोबिन को यहाँ बुलाने का आइडिया बिल्कुल ठीक था। कैसा आइडिया? उसने पूछा। एक तरीका है जिसके बाद नेहा आपको चाहकर भी कभी भूल नहीं पाएगी। रोबिन ने बड़ी ही चालाक मुस्कान के साथ विशाल को देखते हुए कहा। वो बहुत दिनों से एक आइडिया के बारे में सोच रहा था, लेकिन आज तक उसे विशाल से इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला था। आज जब विशाल ने उसे सामने से बुलाया तो रोबिन को लगा कि इस बात को कहने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। कैसा तरीका? इतना सस्पेंस मत बनाओ, जल्दी बताओ, क्योंकि मैं बोर इग्नोर होकर थक गया हूँ। मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया। उस लड़की की अकड़ अब सच में ठिकाने लगाने की जरूरत है, विशाल ने कहा। इस बात का साफ मतलब था कि वो नेहा को आदित्य से छीन कर सबक सिखाना चाहता था। इस हद तक मजबूर करना चाहता था कि उसे खुद ब खुद विशाल के पास आना ही पड़े। विशाल जितना उस आइडिया के लिए एक्साइटेड हो रहा था, रोबिन का डर उतना ही बढ़ रहा था। सर ये सिर्फ एक आइडिया है, अगर पसंद नहीं आए तो हम कुछ और सोचेंगे, लेकिन आप इस बारे में एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर। रोबिन ने पहले ही अपने बचाव की बातें कह दी। इतना क्यों डर रहे हो? अब और टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से बताओ कि क्या आइडिया है, विशाल ने पूछा। अब उससे और सब्र नहीं हो रहा था। सर इस मंथ एंड में हमारी एडवर्टाइजर के साथ एक मीटिंग है, एंड गेस व्हाट? एडवर्टाइजर इस बार कौन है? मिस्टर समीर भट्ट। इस मीटिंग में नेहा को भी आने देते हैं, बस हमें मिस्टर भट्ट से पर्सनली हेलो कहना चाहिए, रोबिन ने बड़े ही कॉन्फिडेंटली कहा। मिस्टर समीर भट्ट? विशाल ने मुस्कुराते हुए रोबिन को देखा और कहा। वो समझ चुका था कि रोबिन किस डायरेक्शन में सोच रहा था। मिस्टर समीर भट्ट इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। एडवर्टाइजमेंट कंपनी का ओनर समीर लगभग 30 साल के आसपास था। लोगों के सामने उसकी छवि एक जेंटलमैन सी थी, लेकिन कुछ ही लोगों को पता था कि अंधेरे में वो व्यक्ति कैसा था। विशाल समीर की अच्छी बुरी सारी हरकतों से वाकिफ था। जिस भी लड़की के साथ उसने काम किया था उन सब के साथ संबंधों के बारे में विशाल को खबर थी। समीर की इस खूबी के बारे में वो सोचकर अब विशाल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी छलक रही थी। डैम, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मैंने नहीं सोचा था कि तुम उस हद तक सोच सकते हो रोबिन। हाँ, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा, विशाल ने कहा। ये बात सुनते ही रोबिन का चेहरा अब चमक उठा। उसे ये उम्मीद दिखने लगी थी कि शायद विशाल को इतना अच्छा आइडिया देने के बाद अब उसका काम करने के बाद वो अपने डिमोशन को रोक पाएगा। वो ये सोचकर खुद को रोक नहीं पाया और अब वो भी हंसने लग गया। थैंक यू सर, अगर आप इस आइडिया के लिए रेडी हैं तो अब बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि उस लड़की से कैसे और कितना हिसाब लेना है, रोबिन ने कहा। ग्रेट, सुकून मिल रहा है मुझे ये सुनकर। ठीक है, मैं इस मसले को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, विशाल ने पूरे भरोसे से कहा। पिछली बार भी रोबिन की तैयारी अच्छी थी। अगर आदित्य समय पर नहीं आया होता तो उस दिन विशाल ने नेहा के साथ वो सब कर लिया होता जिसके वो सिर्फ सपने देख रहा था। लेकिन इस बार उसे उम्मीद थी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो आदित्य से नेहा को जरूर छीन लेगा। मिस्टर भट्ट से मिलने का इंतजाम करो, हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए, विशाल ने कहा। वो सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, रोबिन ने अब जवाब दिया। हाँ, बस ध्यान रहे पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ ना हो, इस बार हम फेल नहीं हो सकते, विशाल ने इतना कहकर उसे वहां से जाने का इशारा कर दिया। रोबिन ने भी उसे भरोसा दिलाया कि इस बार उसका प्लान फेल नहीं होगा। वो वहां से निकल गया था, लेकिन उसका दिमाग ये सोच कर खुश हो रहा था कि उसे फिर से नेहा को हराने के बारे में सोचना था। उसने ठान लिया था कि इस बार वो किसी भी तरह की गलती अफोर्ड नहीं कर सकता था। आखिरकार इस काम के बदले उसे अपना डिमोशन जो रुकवाना था। यहाँ नेहा कैबिन में बैठकर अपना काम कर रही थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पीठ पीछे उसे फंसाने की कौन सी साजिशें चली जा रही थी।
उसे तो बार बार आदित्य का चेहरा याद आ रहा था, जो लगातार उसके दिमाग में ये घंटी बजा रहा था कि उसे अपना काम जल्दी खत्म करना है। रोहन के बिजनेस मॉडल को फिर से पढ़ने के बाद उसे समझ आया कि उसकी एक मूवी तो अच्छे से शूट हो चुकी थी, अब उसे दूसरे पर ध्यान देना शुरू करना था। उसी सिलसिले में उसकी और रोहन की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी किसी प्रोड्यूसर के साथ, जिसके लिए उसे बताए हुए वेन्यू पर पहुंचना था। उसने अपना फोन उठाया और रोहन को कॉल करके बुला लिया। उसे सब कुछ समझाने के बाद दोनों मीटिंग के लिए ऑफिस की कार से निकल गए। नेहा के दिमाग में सिर्फ काम के चलते रोहन की करियर ग्रोथ और उसका प्रोग्रेशन चल रहा था। गाड़ी में बैठने के बाद भी वो यही सोच रही थी कि मीटिंग के लिए कौन से पॉइंटर्स जरूरी हैं, लेकिन रोहन जरा भी फोकस्ड दिखाई नहीं दे रहा था। वो नॉर्मल दिखने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन रह रह कर उसका ध्यान नेहा पर ही चला जा रहा था। नेहा अब अपना सारा ध्यान मीटिंग पर लगाए हुए बैठी थी, लेकिन बीच बीच में उसकी नजर रोहन पर जा रही थी, तो उसे बड़ा ही अजीब लग रहा था। रोहन मेरी तरफ देख रहा है या ये सिर्फ मेरा वहम है? नेहा मन में ये कहकर अपने आप को ज्यादा सोचने से रोक रही थी, लेकिन आधी दूरी पार करने के बाद जब उसे लगा कि रोहन की नजरें सच में उस पर ही टिकी हुई है, तो अब उससे रहा नहीं गया और उसने बोल ही दिया, रोहन। नेहा की आवाज सुनते ही रोहन अचानक से सकपका गया और उसने कहा, हाँ यस मैम। नेहा, कुछ नहीं, मैं तो बस। रोहन ने अब अपने मन में ही चल रही बातों की छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नेहा उसे अच्छे से जानती थी। उसे पता था कि रोहन चाहे कुछ भी कह ले, उसके अंदर कुछ तो चल रहा था और वो कह नहीं पा रहा था। रोहन, क्या देख रहे हो तुम मुझे? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या, या फिर कोई परेशानी है? नेहा ने साफ साफ पूछ लिया। उसने आज कई दिनों बाद रोहन को इतना लोस्ट देखा था। नेहा के सवाल सुनकर रोहन भी थोड़ा सा एम्बेरस हो गया। उसे समझ आ गया था कि उसकी नजरें नेहा ने देख ली थी, लेकिन अपने मन की बात कहने में उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। रोहन, क्या सोच रहे हो तुम? बोल भी दो, इतनी देर से तुम मुझे देख रहे हो पर कुछ कह नहीं रहे। मुझे अच्छे से दिख रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो, नेहा ने कहा। मैम वो बस। रोहन की जुबान अब भी लड़खड़ा रही थी, लेकिन इस बार नेहा को गुस्सा आ गया। रोहन, इतने दिनों से हम साथ में रह रहे हैं, यू आर ए स्टार, और तुम्हें अब भी अपनी बात कहने में इतनी झिझक महसूस हो रही है। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस क्यों? नेहा ने कहा। उसने बड़ी मुश्किल से रोहन की पर्सनैलिटी पर इतना काम किया था कि वो खुलकर अपनी बात कह पाए, लेकिन आज उसे लड़खड़ाता देखकर वो हैरान हो गई थी। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था जिसने रोहन की पर्सनैलिटी इतनी इफेक्ट कर दी थी। मैम सॉरी, आप मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। रोहन ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर नेहा को बताया। मेरे बारे में क्या? नेहा ने पूछा। मैम, इतने दिनों से आप लीव पर थी, आपने कुछ बताया भी नहीं। मुझे फिक्र हो रही थी कि आप ठीक हैं या नहीं, पर आपने मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया, रोहन ने बताया। नेहा की इतनी लंबी एब्सेंस के बाद बड़ी मुश्किल से तो वो वापस ऑफिस आई थी, और आते ही वो कुछ दिनों के लिए फिर से गायब हो गई थी। रोहन को डर लग रहा था कि कहीं इस बार नेहा वापस आ तो जाएगी ना। उसकी बात सुनकर नेहा कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, रोहन, मुझे अचानक से लीव लेनी पड़ी, जिसके बारे में मैंने शशि सर को इन्फॉर्म कर दिया था। आई होप तुम्हें भी टाइम से पता चल गया होगा। तुमने मेरे साथ अपना काम शुरू किया है और तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, इसलिए तुम्हें कभी भी किसी भी चीज के बारे में पूछना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो बेझिझक मुझे कॉल करना। नेहा को लग रहा था कि रोहन को उसकी जरूरत ऑफिस में महसूस होती है, शायद इसलिए वो ये सब कुछ कह रहा था। रोहन को उसकी बातें सुनकर राहत की सांस तो आई थी, लेकिन उसका दिल जानता था कि उसका कंसर्न सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं था। यस मैम, बट इतना बोलने के बाद अब रोहन की जुबान खुद ब खुद रुक गई। क्या बोलो? नेहा ने पूछा। मैम, ऑफिस में मैं सिर्फ आपके ही क्लोज हूँ और मेरी लाइफ में भी। आज आपकी वजह से मैं हूँ, इसलिए आपकी जगह मेरी लाइफ में बहुत ही आगे है। उस नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी कहीं भी कोई भी जरूरत पड़े तो बिना सोचे समझे मुझे याद कर लीजिएगा। आपकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, कैसी भी दिक्कत क्यों ना हो, मुझे उम्मीद है आप मुझसे जरूर शेयर करेंगी। रोहन ने हिम्मत करके कह ही दिया। नेहा ये सब कुछ सुनकर सोच में पड़ गई। उसे पता तो था कि रोहन उसे एक कलीग और बोस से ऊपर मानता है, लेकिन वो इस तरह की बात कहेगा ये उसे पता नहीं था।
उसकी बातों से लग रहा था कि उसकी उम्मीदें सच में बहुत ज्यादा थी। नेहा ने उसकी बातों को सुनकर हाँ में सिर तो हिला दिया था, लेकिन उसे डर था कि जिस दिन ये उम्मीद टूटेगी उसे बहुत ही दर्द होगा। उसे इस बात का गिल्ट हो रहा था कि एक तरफ तो रोहन उससे एक दोस्त की तरह बातें शेयर करने के लिए कह रहा था और दूसरी तरफ नेहा उससे सब कुछ छुपा रही थी। उसने तो ये बात भी किसी को पता नहीं चलने दी थी कि वो प्रेग्नेंट है। सारा को भी मयंक ने उस दिन हॉस्पिटल में ये खबर नहीं पहुंचने दी थी कि डॉक्टर्स ने नेहा को लेकर क्या कहा था। नेहा की हाँ सुनकर रोहन निश्चिंत हो गया था, लेकिन नेहा को एक अजीब सा गिल्ट अब खाए जा रहा था। रोहन, कुछ प्राइवेट मैटर्स के चलते मुझे इतने दिनों की लीव लेनी पड़ी थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। मेरी लाइफ में अगर कुछ बड़ा चल रहा होगा तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगी। अब तुम इस मीटिंग पर ध्यान दो, याद रखना तुम्हारे लिए तुम्हारा काम ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, नेहा ने समझाया। इन्हीं बातों के दौरान वो कब वेन्यू तक पहुंच गए उन्हें पता भी नहीं चला। रोहन को लेकर वो प्रोड्यूसर के पास पहुंची, जहां एक हेल्थी डिस्कशन के बाद रोहन अब एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा था। यहाँ आदित्य अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक से मयंक भागते हुए उसके पास आया। उसे हाफता हुआ डरा हुआ देखकर आदित्य समझ गया था कि वो जरूर कुछ गर्मा गर्म खबर लेकर आया होगा। क्या हुआ, बोलो, अब क्या हो गया? आदित्य ने ठंडे अंदाज में पूछा। वो थक गया था आए दिन नई तमाशे देखकर। सर, समीरा मैम आई है और आपको पूछ रही हैं, कह रही हैं कि अर्जेंट है, मयंक ने हाफते हुए कहा। वट, वो यहाँ क्या कर रही है? उसने बताया कि क्या काम है? आदित्य ने पूछा। समीरा के नाम से ही उसका सारा मूड खराब हो गया था। सबको पता था कि समीरा चाहे आदित्य के कितने भी ख्वाब क्यों ना सजा ले, उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो डायरेक्टली ऑफिस आ जाए। आज अगर आई है तो जरूर कारण कोई बड़ा ही होगा। नहीं सर, वो बस ये बोल रही है कि वो आपसे आज मिलकर ही रहेगी, मयंक ने बताया। ये सुनते ही आदित्य और भी ज्यादा चिढ़ गया और उसने गुस्से में कहा, आने दो उसे। मयंक ये सुनते ही वहां से बाहर निकल गया। समीरा और आदित्य दोनों को गुस्से में देखकर वो खुद डर गया था। अभी अभी वो समीरा की डांट खाकर ही अंदर आया था। आखिरकार समीरा आदित्य की बचपन की दोस्त और सिंघानिया फैमिली की बहुत क्लोज थी। मयंक जाने अनजाने में उसे ऑफेंड नहीं कर सकता था। जैसे ही वो बाहर पहुंचा उसने देखा कि समीरा सोफे पर बैठी वेट कर रही थी। आसपास के लोग बड़े ही क्यूरियोसिटी से देख रहे थे। सब उसे अच्छे से जानते थे। सबको पता था कि उसके मन में आदित्य के लिए क्या है, लेकिन सबको ये जानने की एक्साइटमेंट थी कि आज उसका मुंह इतना उतरा हुआ क्यों था। मयंक ने अब उसके पास पहुंचकर गहरी सांस लेते हुए कहा, मैम, सर इज फ्री नाउ, आप मिल सकती हैं उनसे। उसकी बात सुनकर अब समीरा की आंखें अब चमक उठी। हम, मुझे पता है, आदित्य मुझे अंदर आने से रोक ही नहीं सकता। उसकी दोस्त समीरा आई है तो तुमने मुझे वेट करने के लिए रोक दिया। अगर अगली बार से ऐसा हुआ ना तो मैं आदित्य से कहकर तुम्हें एक्सपेल करवा दूंगी, इसलिए माइंड योर बिजनेस प्रॉपरली, समीरा ने मयंक को ताना देते हुए कहा। उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मयंक ने उसे बाहर ही रोककर पहले आदित्य से पूछने की जहमत की, लेकिन उसे नहीं पता था कि मयंक सिर्फ आदित्य के इशारों पर ही चलता था। आखिर क्यों आई थी समीरा यहाँ पर? क्या वो नेहा की प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाली थी? क्या रोहन के मन में कुछ और भी था नेहा के लिए जो उसने कहा नहीं था?